उर्दू मजलिस। उर्दू मजलिस के तमाम सामीन की खिदमत में खिसाल मेहदी का पुरखुलूस आदाब। सामीन, बज़्म नौबहार प्रोग्राम में खैर मक़दम है। ये वो प्रोग्राम है जिसका हर लम्हा उम्मीद, जज्बा और हौसले की खुशबू से महकता है। जी हाँ, ये प्रोग्राम उन नौजवानों के लिए है जिन्होंने ख्वाब देखे भी और उन्हें हकीकत में बदल कर ये साबित किया कि हौसला हो तो मंजिल खुद कदम चूमती है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे नौजवान जिनकी ज़िंदगी का सफ़र आम नहीं, कभी मुश्किलात, कभी नाकामियाँ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो दूसरों के लिए मिसाल बन चुके हैं। आइए हम तारुफ कराते हैं और बातचीत करते हैं सबसे पहले अनम खान साहिबा से, जिन्होंने अपनी तालीम आर्किटेक्चर में की और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल का इम्तहान भी पास किया। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने किस तरह अपनी तालीम शुरू की और फिर आपका सफ़र कैसे आगे बढ़ा? मेरे फादर एक्चुअली हमेशा से इंजीनियरिंग में थे, तो उनका ख्वाब था कि वो अपने बच्चों को आर्किटेक्चर में डालें, कंस्ट्रक्शन में डालें। एंड जब हम कॉलेज में थे और जा रहे थे तो उन्होंने आई थिंक दुआ करी होगी कि हमारा आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हो जाए। एंड उनके लिए हमने SPA दिल्ली का एग्ज़ाम दिया विदाउट एक्सपेक्टिंग कि हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं, क्योंकि टॉप 100 जब आते हो तो ये आपको SPA दिल्ली मिलता है। उस टाइम पे जब रिजल्ट आया तो मैंने 2 बार ही पढ़ने को बोला अपने दोस्त को कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। बट जिस दिन से SPA में एडमिशन हुआ उस दिन से सब कुछ बहुत सीमलेसली अपनी तरफ आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट टीचर्स मिले, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चे मिले। तो आपको पता चला कि जो आप दिल्ली जानते हैं सिर्फ वो ही नहीं दिखता और वैसी ज़िंदगी नहीं होती। तो उस 5 साल के सफ़र में इतना भी कुछ मैंने सीखा, सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों और टीचर्स से, कि आर्किटेक्चर इंडिया का क्या है, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग कैसे आते हैं, अलग घर कैसे होते हैं। और उसके बाद नज़रिया बदल गया लोगों के घरों को देखने का, कि हर सबके घरों के कमरे, ऑफिसेज, हर बिल्डिंग की अपनी पहचान होती है और जिसे वो डिज़ाइन होती है। हमें सिखाया गया कि वो अपने आप में एक जिंदा एंटिटी है जब आप डिज़ाइन करते हैं। तो आज 10 साल हो गए हैं ग्रेजुएट हुए हुए SPA दिल्ली से, और उसके बाद मुझे मौका मिला इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्ट और सिनोग्राफर के साथ काम करने का। मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो सबसे पहले मैंने अपनी फादर की कंपनी ज्वाइन करी, जिन्होंने सपना देखा था कि मैं आर्किटेक्चर ज्वाइन करूँगी। और मैंने 1 साल उनके साथ रियल एस्टेट में काम किया, कंस्ट्रक्शन में काम किया। बट मैंने ये भी पहचाना कि हिंदुस्तान में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बहुत डिफरेंटली काम करता है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो हम ख्वाब एक लिमिटेड दायरे में देख पाते हैं। अच्छा। तो अगर आपने सोचा कि आप आर्किटेक्ट बन के न्यूयॉर्क जितनी बड़ी बिल्डिंग बना पाएंगे या दुबई जैसे घर बना पाएंगे, आप वो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अलग है एज अ कंट्री। तो 1 साल के बाद वो काम करके मुझे लगा कि मुझे ख्वाब बनाने के लिए कुछ बहुत बड़ा बनाना है। यानी अभी अधूरे हैं? हाँ, अधूरे हैं। कि पढ़ आपने सब कुछ लिया, आपने जॉब करनी शुरू कर दी, आपने कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, पर आप सेम रेपिटेटिव घर, छोटे मतलब बाथरूम की ड्राइंग्स, बहुत छोटा काम कर रहे थे जिसमें आपका दिल खुश नहीं था। सैलरीज की बात नहीं है, पर आपको लगा कि इसके लिए तो पढ़ाई नहीं करी थी। तो फिर मैंने एक जेंटलमैन है सुमन जयकृष्णन, उनके बारे में रिसर्च किया, जो टेम्पररी स्पेस डिज़ाइन करते थे। उनके अलावा ये कॉन्सेप्ट नहीं था। आज बहुत सारे इवेंट डिज़ाइनर्स बन गए हैं, पर उनके वक्त से उन्होंने शुरू किया सेट्स बनाने, फैशन शोज के लिए, एग्जीबिशंस के लिए, थिएटर सेट्स बनाने शुरू करे। तो जब इंटरनेशनल थिएटर इंडिया आया था तो वो प्रॉपर उनके बैकड्रॉप्स बनाते थे, म्यूजिकल्स के जो चेंज होते हैं। तो मैंने अपनी एजुकेशन उस तरफ यूज़ करी जो टेम्प्रेरी आर्किटेक्चर और स्पेस डिज़ाइन थी। तो मैंने उनके यहाँ अप्लाई किया। मेरे फादर ने बोला कि आप तभी जा सकते हो अगर आपकी सैलरी उतनी हो जितनी मैं देता हूँ। तो वो तो फादर थे।
तो वो तो कुछ भी सैलरी दे सकते थे। तो हमने थोड़ा बहुत उन्हें बोल दिया कि हाँ वो उतनी सैलरी दे रहे हैं जितनी आप दे रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट तो कोई चेक नहीं कर रहा था। और मैं भाग गई मेरे फादर की कंपनी से और मैंने सुमन जयकृष्णन को ज्वाइन किया, जहाँ पे बहुत मेहनत हुई, क्योंकि वहाँ पे आप जब सेट्स बनाते हैं तो आपके पास बहुत कम वक्त होता है बहुत बड़ी जगह बनाने का, और अगर आप इंटरनेशनली बनाते हैं तो और भी कम टाइम होता है, आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा होनी पड़ती है। तो जो आर्किटेक्चर में आपको शायद 1-2 साल मिलते थे सोच के एक चीज़ डिज़ाइन करने के लिए, वो अब कुछ महीने और घंटों में कन्वर्ट हो गया। तो दिन और रात सब एक हो जाते थे, पर बहुत मज़ा आया। आई थिंक फॉर द जिस वक्त में मैंने वो टाइम, जब आप उतने जवान होते हैं, आप में सारी एनर्जी होती है कि आप कितने घंटे भी जाके काम कर सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम आर्किटेक्ट्स की थी और इंजीनियर्स की थी, बट हम जो बना रहे थे वो ऑलमोस्ट ख्वाब जैसा ही था कि जितने हम घंटे में वो बनाते थे, जैसे ही वो शो खत्म होता था वो सब तोड़ देते थे। अच्छा। तो हर बारी आप सोचते थे कि आप इतना खूबसूरत एक सेट बनाएंगे और आप उसको सिर्फ 3 घंटे ही देख सकते थे जब तक लोग आते थे, क्योंकि उसके बाद अगला सेट बनना होता था तो उसको स्क्रैप करना पड़ता था। अच्छा। तो आई थिंक उससे ये भी सीखा कि ख्वाब बहुत लिमिटेड टाइम पर अगर देख के आप खुश हो सकते हैं, आप उनको पूरे टाइम पकड़ नहीं सकते, आपको कुछ नया देखना पड़ता है, उसके बाद कुछ नया बनाना पड़ता है। अगर आप एक ख्वाब पकड़ के रुक जाओ तो फिर आपको तकलीफ ही होगी, क्योंकि फिर आप अगली बड़ी चीज नहीं बना पाते। यानी ख्वाब चेंज करने पड़ते हैं, इवॉल्व करने पड़ते हैं। अच्छा, इवॉल्व करने पड़ते हैं। हाँ। तो मुदस्सिर राशिद साहब जी, जनाब, जैसा कि आपने बताया कि आप जो है मास कम्युनिकेशन से बीए कर रहे हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े इदारे से कर रहे हैं, तो आपके भी क्या ख्वाब हैं जिन्हें आप सच करना चाहते हैं, या लग रहा है कि आपको बहुत करीब पहुंच रहे हैं आप अपने ख्वाब सच करने के लिए? मुदस्सिर राशिद साहब जी, सबसे पहले तो बहुत आपका ममनून मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में दावत दी। और देखिए, आपका जो टाइटल है वो बहुत अच्छा है कि ख्वाब जो कभी सच हुए, और मेरे ख्वाब करीबन समझिए कि सच के हम लोग दरवाजे पे हम पहुँचने वाले हैं अपने ख्वाब की तरफ। जब मैं 9th क्लास में था या उससे पहले था, मैं वो बच्चा था जो कभी माइक पर बोल ही नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर इतने कपकपाते थे कि लगता था कि बस अभी ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। मुझे याद है कि जब मैं अपने पहली बार मैंने जब स्टेज पे गया, और मेरी एक टीचर थी, एक उस्ताद थी, जिन्होंने मुझे भेजा कि नहीं तुम जाओ, तुम कर सकते हो। जब मैं गया और पहली बार में ही फर्स्ट पोजीशन हासिल करी, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिबेटर्स थे, इंटर स्कूल कंपटीशन था वो, तो उस वक्त से मुझे सबने कहा नहीं तुम्हारे अंदर वो जज्बा है। मतलब पहले मेरे अंदर भी था कि नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। फिर मैंने कहा चलो कुछ ऐसा बनते हैं कि लोगों की आवाज़ बनते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने बहुत कहा, स्पेशली ख़ानदान वालों ने बहुत कहा, सबने कहा कि रिश्तेदारों ने कहा कि इसमें कुछ है नहीं, रखा नहीं है। मैंने कहा कुछ बात नहीं, बहुत मुश्किल है, आगे बहुत जर्नी बहुत मुश्किल रहेगी, क्योंकि आम तस्वुर वही होता है, डॉक्टर इंजीनियर। वो डॉक्टर इंजीनियर, पापा लॉयर, पापा ने कहा नहीं लॉयर बनना है, मम्मा प्रोफेसर, मम्मा ने कहा नहीं प्रोफेसर फील्ड में जाना है। मैंने कहा नहीं मैं कुछ हट के करूंगा जो कभी किसी ने नहीं किया, वो लोगों की आवाज़ बनूंगा। तो वही हुआ, और मैं यही सोच के चला कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, या आपके ऊपर है कि आप उसको आसान बनाते हैं या मुश्किल, आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। तो वहीं से सफ़र की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके कॉलेज ढूंढने गए, कॉलेज का सफ़र स्टार्ट हुआ। और फिर वहाँ पे जब एडमिशन लिया तो लगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं, कहीं भी डर भी लग रहा था कि नहीं कहीं ऐसा ना हो मैं कहीं गलत साबित हो जाऊँ, पर इतना यकीन था कि चलो अगर खुद रिग्रेट तो नहीं होगा ना, कभी पछतावा तो नहीं होगा ना कि अपने मर्जी का कुछ किया लाइफ में, एक बार कर ही लेते हैं। तो करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। पहले तो मेरी आगरा में ही आकाशवाणी से मेरी स्टार्टिंग हुई। मैंने 5th क्लास में अपना पहला आर्टिकल पढ़ा वहाँ पे, उसके बाद से आगे ऐसा करते करते, और अब फिर और भी आकाशवाणी दिल्ली में भी गया, फिर इंटर्नशिप्स करी जगह जगह। एक और रेडियो चैनल था उसमें बात करी। तो मैं चाहता था कि लोगों की से बात करूं, लोगों को यूथ से बात करूं बेसिकली की, और मेरा जो मैं चाहता था कि वो लोग भी मेरे तरह अपने ख्वाबों पे ज़्यादा तवज्जो दें। ये नहीं कि अपने प्रेशर में आके उसमें अपने ख्वाबों को मार देते। मैं देखता हूँ लोगों को आजकल वो ख्वाबों को मार रहे हैं अपने, पर उनको वो नहीं मारना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही मेरी छोटी सी जर्नी है जो स्टार्ट हुई है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बीए कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जो है वो जर्नलिज्म से ही है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि आपने बताया कि मास कम्युनिकेशन पे आपका ज़्यादा फोकस है मुकाबले जर्नलिज्म के, तो ऐसा क्यों है? ऐसा यूँ है क्योंकि देखिए, अगर बात करें कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ख्वाब, जैसे कि अगर जर्नलिज्म है एक जगह आप सीमित हो जाएंगे, आप एक जगह ही डाइवर्ट हो जाएंगे। मास कम्युनिकेशन से आपको एक डाइवर्स बैकग्राउंड मिलता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप PR में जा सकते हैं, आप डिफरेंट रेडियो में जा सकते हैं, वो भी मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जर्नलिज्म में आप अपने आप को एक जगह एक डायरेक्शन में
कर देते हैं। इसके वजह से मैं यानी एक जगह महदूद हो जाते हैं, वही बात है। और वो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को एक्सप्लोर करता रहना चाहिए कि आपके अंदर क्या है। और मास कम्युनिकेशन इतना वास्ट करियर है, मतलब वास्ट है और इतना क्रिएटिव है। और मेरा हमेशा से शौक था कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव से करूँ। अगर कोई मैं अपना प्रोग्राम भी कर रहा हूँ तो ऐसे करूँ कि इसमें कुछ ऐसा हो, मसालेदार हो, कुछ अच्छा हो, लोगों को मजा आए, लोग सुने, बोरिंग ना रहे। मुदस्सिर राशिद साहब, आपने बताया कि मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मैदान वसी है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं। तो मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि और हमारे सुनने वालों को भी, सामीन को भी, कि क्या क्या मौक़े हैं उसमें। देखिए, बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर अगर वो चीज़ है ना, क्रिएटिविटी की, और जुनून है, और जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते। देखिए, मैं चाहता हूँ, मेरा मानना यह है कि लोगों को प्यार होना चाहिए अपने काम से। अगर आप, जैसे आप अभी रेडियो पे हम लोग बैठे हुए, हम सुन रहे हैं, तो अगर माइक से अगर प्यार होगा ना, तो आप बात खुल के कर सकते हैं। तो आप जो भी पेशा आप ना रहे हैं ना, आपको उससे प्यार होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि रात के अगर 12-1 भी बज रहे हैं ना, तब भी आप उस पर बैठे हुए हैं और आपको तभी थकन महसूस नहीं हो रही है। और ये मेरे साथ हुआ है। मैंने बहुत देर तक काम किया है। जब मैं एडिटिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो बैठा रहता हूँ उसमें, क्योंकि वो दिल से हो रहा है। और अगर इसमें बात करें, पीआर है, पब्लिक रिलेशन है, बहुत बहुत वास्ट है। इसमें आप बहुत ज़्यादा, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप जा सकते हैं। रेडियो एक में बहुत है, पॉडकास्ट आ गए हैं अब तो, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर टेलीविज़न तो है ही, जो हमारा पुराना चलता आ रहा है। डिजिटल मीडिया बहुत बढ़ रहा है आजकल। हम देखें कि सिटीजन जर्नलिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग यूट्यूब चैनल्स ओपन करके अपने जर्नलिज्म ओपन कर रहे हैं। एंड बहुत सारे और भी तरीके हैं इसमें जाने के। एडिटिंग का बहुत करियर है, डिज़ाइन का बहुत करियर है। लाइक इसमें इतना वास्ट है। अच्छा, मैंने एक बार देखा, जब मैं आया तो मैं फर्स्ट में पढ़ा, मैं इसमें हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हम इसमें ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। इसमें सभी का एक मिक्सचर है, क्योंकि एक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के स्टूडेंट को सब कुछ पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। लॉ के बारे में पता होना चाहिए, डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए, प्रोफेसर के बारे में। तो उसको इतनी चीज़ें कि उसको सारी नॉलेज उसको पास होनी चाहिए। तो इससे अच्छा करियर क्या हो सकता है आपके लिए? बहुत अच्छा। अनु खान साहिबा, जैसा कि आप आर्किटेक्चर हैं और आपने उसके बाद फिर अपनी एक कंपनी खोली, तो उसमें क्या क्या आपने शुरू किया, ज़रा बताएं थोड़ा सा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि, जैसे इन्होंने बोला कि फेल होने का बहुत डर है ज़िंदगी में, नाकामी का बहुत खौफ है। फर्स्ट आने का तो आई थिंक कोई सोच भी नहीं रहा। हमारे यहाँ बहुत कम होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे टॉप करेंगे। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने सर्वाइव भी नहीं करा इस फील्ड में तो क्या होगा यहाँ से। तो जब इतने सालों में मैंने सेट डिज़ाइन एंड स्पेस डिज़ाइन किया, तो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी कि दुनिया में जब तक आप अपने बच्चों को बाहर उड़ने के लिए नहीं भेजते ना, उन्हें नहीं पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी क्या है। जी। तो पॉसिबिलिटी ट्रैवल से, नए लोगों से मिलने से ये रियलाइज़ हुआ कि एक, जैसे बता रहे थे कि एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें जो बचपन में हम रेडियो और टीवी कंज्यूम करते थे एंटरटेनमेंट, उससे अब हर जगह एक पर्दा बन गई है, क्योंकि हर कैमरा फ़ोन में आ गया है। बिल्कुल। और आर्किटेक्चर और स्पेस डिज़ाइन लिमिट्स अब स्टूडियो में नहीं रह गए हैं। हर इंसान अपना घर स्टूडियो से बेहतर चाहता है, क्योंकि हर इंसान एक्टर्स बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस ऑफ सेट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एंड बीच में मैंने 4 साल टेक में काम किया, जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि पहले जगहें डिज़ाइन होती थी, हम ऐप डिज़ाइन होती हैं। तो मुझे उसमें एक्सपीरियंस मिला कि कैसे सब कुछ कंबाइन करके कंपनी बनाई जाए, जहाँ पे जो इंडिया यूथ है अब, वो अगर आपके पास अपना अच्छा घर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉडकास्ट शूट नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है और आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी अच्छे बाथरूम देख के अपना मेकअप का ट्यूटोरियल नहीं बना सकते। तो मैंने शुरू किया एक प्लेटफॉर्म कॉल्ड वाटर प्लेस, जहाँ पे लोग अपनी जैसी भी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो खूबसूरत बाथरूम हो, बहुत अच्छी डाइनिंग टेबल हो, एक ओपन किचन हो, छत हो, वो सब आर्ली रेंटल पे डाल सकते हैं, ताकि इंडिया की आवाम जो इस टाइम पे सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना चाह रही है, वो बुक कर सकें और अपना काम आगे बढ़ा सके। तो आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं अच्छे बैकग्राउंड में काम कैसे कर सकता हूँ। तो जो इतने सालों का एक्सपीरियंस ऑफ खूबसूरत जगहें बनाने से लेके खूबसूरत जगह स्काउट करके लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना, इसी कोशिश में एक बिजनेस शुरू किया, सारे डरों को हटा के, ये सोच के कि मेरी फैमिली में बहुत कम एक्सपीरियंस था बिजनेसेस को लेके। तो कुछ जगहों के अंदर ऐसा होता है कि आपके घर में बहुत बिजनेस चलते हैं, तो डिनर टेबल पे बातचीत में बहुत बात होती है कि बिजनेस, पर वो एजुकेशन की मेहनत करनी है। जब बिजनेस में लगाते हो तो आपको पता है कि सर नीचे करके बस काम करते रहना है, और बाकी सब आई थिंक जब बाकी दुनिया आपका काम अप्रिशिएट करने लगी, जैसे हमारे अब बुकिंग आने लगी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को जरूरत है उस चीज की, तो और कुछ साल सर नीचे करके मेहनत करी जा सकती है। तो कितना खूबसूरत है जब ख्वाब सिर्फ आंखों में नहीं रहते, बल्कि मेहनत, दुआओं और यकीन से हकीकत का रूप ले लेते हैं। हर नौजवान का ख्वाब उसका नहीं होता, वो एक नए कल का आगाज़ कर रहा होता है।
तो मुदस्सिर राशिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट की हैसियत से आप अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं, तो इसके अलावा दीगर आपकी कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात रही हों जो आपको लगा हो कि मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ, या दूसरे मौक़े, दूसरे जो शोबे हैं उसमें भी थोड़ी खिदमत अंजाम दे सकता हूँ, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा सा हमारे सामने को बताएं। जी, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं अपने कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज में करीबन 9 सोसाइटीज़ में मैं हूँ और साथ में मेरी 80% अटेंडेंस भी रहती है और उसमें डाइवर्स सोसाइटीज़ में हूँ, लाइक टेक सोसाइटी की बात करें, जबकि मेरा बैकग्राउंड रहा है कॉमर्स से, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तभी मैंने टेक सोसाइटीज़ में अपना काम किया, थोड़ा बहुत कोडिंग सीखी, काम किया। तो और इवेंट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो लगता है मुझे इवेंट मैनेजमेंट इतना पसंद है कि मुझे इतना लगाव हो जाता है कि इवेंट करना है, इसको करना है, इतने क्रिएटिव वे में करना है। और विद द गॉड ग्रेस मैं ये कहूँगा कि उसके अंदर एक ये है कि मैं उसे हर चीज़ खुद हैंडल कर लेता हूँ। जैसे कि अगर डिज़ाइन से लेके लास्ट प्लानिंग तक सब कुछ खुद हैंडल करना, लाइक डिज़ाइंस बनाना, मैंने फ्रीलांसिंग में डिज़ाइनिंग में बहुत काम करी है, अभी एक नेशनल लेवल का इवेंट भी कराया था, फिर स्कूल टाइम पे हमने एक नेशनल लेवल का इवेंट कराया था, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक स्कूल लेवल स्टूडेंट के लिए कि वो अभी जब अपनी जर्नी बस स्टार्ट कर रहा है। तो इवेंट मैनेजमेंट मेरा ये बहुत रहा है। फिर रेडियो में तो मेरा रहा ही, मैं लोगों से बात करना मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ हो तो ऐसे सामने आए लोगों की कि लगे कि हाँ कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग कर रहे हो आप। सेम भीड़ में जाना वो मेरा वो नहीं है कि एक भीड़ के पीछे चलते रहो, उस भीड़ के थोड़ा अलग होकर चलिए, थोड़ा अपने आप को अलग साबित करिए कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैंने देखा है लोगों के अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है पर वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? फैमिली का प्रेशर बहुत रहता है उनके अंदर कि नहीं हम नहीं जा सकते, हमें अपना पढ़ाई। और मुझे लगता है कि मैं सभी से जितने भी सुन रहे हैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए सिर्फ और सिर्फ क्लास में बैठ के आप सब नहीं सीख सकते, आपको क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक क्लास में रहेंगे तो आजकल की दुनिया में वो चीज़ नहीं रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिग्रियों को मेन प्रायोरिटी देते हैं, वो आजकल चाहते हैं कि स्किल्स होनी चाहिए। और मैं अगर अपने इधर डिपार्टमेंट की बात करूँ, मास कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो इसमें जैसे अभी मैंने एक न्यूज़ चैनल में एक इंटर्नशिप करी थी, तो उसमें मैंने देखा उनको वो लोग चाहिए जो लोग सब काम कर सकें, मल्टीटास्किंग हो, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। आप एक जगह अपने आप को सीमित मत करिए, जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी, एक जगह मत करिए और भी अपनी एक्टिविटीज़ करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। और ये पेशा ऐसा है कि जितना आप, ऐसा पेशा है, इतना क्रिएटिव पेशा है, जब मैं इसको पढ़ता हूँ लगता है कि जैसे मन से पढ़ रहे हैं, एक दोस्ती हो गई है आपको, उससे दोस्ती करते रहिए और पढ़ते रहिए। और देखिए मैं तो सिंपल ये कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, ये आपका मानना होता है कि क्या मुश्किल है, अगर आप मान लें कि सब आसान है तो आपकी ज़िंदगी में सब आसान रहता है। हाँ, तो अनम साहिबा, मैं आपसे कहूँ जैसे कि आप एक कंपनी चला रही हैं, तो इसमें मोटिवेशन आपके साथ किसका रहा? आई थिंक ज़िंदगी में सबसे पहला मोटिवेशन मॉम डैड का ही होता है, आपके माँ बाप का। क्योंकि उनके सपोर्ट से, चाहे आप कुछ उम्र होती है जब लगता है नहीं है, कुछ उम्र होती है जब आपको लगता है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से उड़ना सिखाया है तो आप इवेंचुअली इस रास्ते पे निकल ही जाते हैं। तो जब आपने शुरू किया था ख्वाब जो पेशा बने, ये एक दिन का काम नहीं होता, प्रॉब्लली पूरी जिंदगी लग जाती है उस पेशे तक पहुंचने में। तो वक्त का प्रॉब्लम लेके इस काम को शुरू ही नहीं करना चाहिए कि मेरा ख्वाब पेशा बनाया नहीं। बिल्कुल। और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, फिर मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट थे मेरे दोस्त, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा जानते हैं वो आपके माँ बाप से आपको। हाँ, दोस्त और जो मेंटर उस्ताद होते हैं उनका भी काफ़ी, यानी पेरेंट्स के बाद साथ उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे आपने दोस्त का बताया, टीचर्स का आपने, तो मेरे दोस्तों ने, जब मैंने पहली बार उन्होंने बोला तो कि मुझे कंपनी शुरू करनी है, तो उन्होंने मुझसे बाकायदा प्रेजेंटेशन मांगी मेरी कंपनी के बारे में। और जब मैंने प्रेजेंटेशन ख़त्म करी तो उन्होंने बोला कि छोड़ दो जॉब। तो मैंने कहा छोड़ दो जॉब मतलब? अभी तो हम मजाक कर रहे थे कि काम शुरू करना है। तो उन्होंने बोला कि जब तक मजाक सच्चाई में नहीं बदलेगा कभी पता ही नहीं चलेगा कि काम करना चाहिए या नहीं, और फेलियर क्या है। जब तक आप कुछ नया सीख जाओगे 1 साल में काम करने के बाद, तो फिर आपका स्किल सेट इम्प्रूव हो जाएगा। तो डर किसी बात का है ही नहीं, स्किल तो जा ही नहीं रही, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा हर चीज़ में। तो मेरे दोस्तों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो अलग बात है कि डर डर के सबको बताया कि अब जॉब छोड़ेंगे, नया काम शुरू करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जॉब छोड़ना अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो जो मैंने सीखा कि ख्वाब
स्पेशली मेरे बिजनेस शुरू करने के बाद मैंने सीखा कि सक्सेस एक दिन में नहीं आएगी, और ख्वाबों को और पेशे के बीच में जो सैलरी का जो गैप है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको दुआएं और पेशेंस चाहिए होती है। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे वो गैप फिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुदस्सिर राशिद साहब, जैसे कि आपने कहा कि यूनिक यानी कि कुछ थोड़ा अलग करके थोड़ा ज़्यादा लुत्फ आता है, तो उसमें परेशानियां भी काफ़ी होती हैं। पेरेंट्स जो एक खौफ होता है ना नाकामी का, कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, बच्चा दूसरे रास्ते पे जाना चाह रहा है, तो उसमें फिर आपको कहाँ पर कॉपरेशन मिलता है, कहाँ मोटिवेशन मिलता है, किन लोगों से मिलता है, उस्ताद का भी रोल होता है, फिर माँ बाप भी आखिर को मान ही जाते हैं जब देखते हैं भाई बच्चे के अंदर दिलचस्पी दूसरी फील्ड में है। तो मुझे बताएं कि उस खौफ को कैसे दूर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आजकल देखता हूँ कि लोग जो हैं रोज़गार को जोड़ लेते हैं ज़िंदगी से, जबकि ज़िंदगी के लिए रोज़गार है आपके लिए, आप ज़रूरी है, पर ज़रूरी नहीं कि आपने सब कुछ रोज़गार को ही बना लिया है। हर चीज़ आपने पैसों को बना ली है, आप अपने दिल को देखिए। और मैं अगर बात करूँ मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है मेरे टीचर्स का तो रहा है ऑफ कोर्स, जिन्होंने मुझे पहली बार स्टेज पर भेजा, वो भी धक्का मार के। आप सोचिए कि नहीं, और मैं वहाँ स्टेज पर बैठा हूँ, मेरा टर्न आने वाला है और मैं वहाँ से कह रहा हूँ नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं तुम कर पाओगे। वहाँ से बैठ के सोचिए, आपके पास एक पुशअप होना चाहिए जो आपको पुश करे कि नहीं तुम कर सकते हो। और आजकल अगर आपके पास सही मेंटर है, सही दोस्त हैं आपके पास, आपके माँ बाप आपके सपोर्टिंग है, और टचवुड मेरे माँ बाप सपोर्टिंग रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे आप देखिए रिश्तेदार का जोर आता है और वो कहते हैं नहीं कर पाए। जैसे मेरा ये था कि नहीं तुम अगर कॉमर्स स्टूडेंट जाओ CA बनो, नहीं तुम ये करो। मैंने कहा नहीं कर सकता मैं। देखिए ज़बरदस्ती मैंने एंट्रेंस भी दिलवा दिया और एंट्रेंस हो भी गया लॉ का, पर तब भी वहाँ से छोड़ के आना नहीं। मैंने कहा नहीं, चलिए कांटों भरी ज़िंदगी होगी ना, मैं कर लूँगा उसको, अब फूल समझ के कर लूँगा मैं उसको। और कभी कभार आपको अगर फूल पाना है, आपको कांटे पे चढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है आपको। आपकी दिल की जो चीज़ है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप जो दिल आपका चाह रहा है आप वही करते रहिए। तो यही रहा है, मेंटर्स का बहुत रोल रहा है। अभी भी मेरे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स, जितने टीचर्स हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं, बहुत हेल्प करते रहते हैं और आगे बढ़ने में फोकस करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी अपना एक छोटा सा क्लब भी स्टार्ट किया, आवाज़ मीडिया एंड ड्रामा क्लब के नाम से स्टार्ट किया। अच्छा। जिसके अंदर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी सारे बच्चों को जोड़ा। उसमें हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो स्टूडेंट का इनिशिएटिव ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि सब देखिए अगर आपके पास ये ख्याल है और मेरे पास अगर एक अब्राहम लिंकन का मुझे कोल याद आ रहा है, वो कहते थे कि अगर आपके पास $1 है और मेरे पास भी $1 है और इसे हम आपस में तब्दील कर लें, तब भी आपके पास भी $1 रहेगा और मेरे पास भी $1 रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक ख्याल है और मेरे पास भी एक ख्याल है और हम इसे आपस में तब्दील कर लें, तो आपके पास भी 2 ख्याल हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 ख्याल हो जाएंगे। तो यही मेरा सोच है कि हम लोगों को अपने आपस में ख्याल जो है बांटते रहने चाहिए, गुफ्तगू करती रहनी चाहिए। वाह, यानी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो बहुत खूब मुदस्सिर राशिद साहब, अनम खान साहिबा, आपसे बहुत कीमती बातें हुई और हमने आपके तजुर्बात को जाना। बहुत सारी चीज़ें हमें कीमती अपने तजुर्बात बताए और हमें उम्मीद है कि हमारे सामीन को ये तमाम चीज़ें पसंद आएंगी। आपके कीमती मशवरे या आपके तजुर्बात बहुत पसंद आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सामीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, ख्वाब जो पेशा बन गए। तो इन ख्वाबों ने हमें क्या सिखाया? हम यही कह सकते हैं आज के मेहमानों से गुफ्तगू के बाद कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में कभी नहीं रुकते और न थकते हैं। तो आइए अहद करें हम भी अपने ख्वाबों को सच करें, किसी के लिए हौसला बने, किसी के लिए रोशनी बने। तो आज के जो हमारे 2 अहम मेहमान थे, आज के बज़्म नौबहार के अहम मेहमान, उनमें मोहतरमा अनम खान साहिबा, जिनकी हमने कीमती बातें सुनी, इनके तजुर्बात को सुना, और दूसरे मेहमान मुदस्सिर राशिद शमसी साहब। आपसे भी हमने बहुत कीमती चीज़ें जानी और उम्मीद है कि आपकी बातचीत और आपकी गुफ्तगू हमारे सामीन को ज़रूर पसंद आई होगी। और आइए सामीन, अब सुनते हैं विजय सिन्हा की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल। अब कोई ख्वाब सजाने